हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी रामलाल्स का स्वागत है काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 में। साहब, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं 4, रोज 3 क्लास होती है 2-2 घंटे की, बीच में टेस्ट भी आ जाता है और मास्टर हफ्ते में एक रिवीजन क्लास भी लगा देता है। संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जितना बड़ा सपना होगा संघर्ष उतना ज्यादा होगा। आपका सपना जितना बड़ा होगा संघर्ष उतना ज्यादा होगा, और संघर्ष जितना ज्यादा होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे कामयाबी उतनी बड़ी होगी, लेकिन बीच में एक बात ध्यान रखना कि संघर्ष करने में और कामयाबी के बीच में एक टाइम गैप भी होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो और शाम को आपको कामयाबी मिल गई, बात 7 दिन तक आपने संघर्ष किया, अगले हफ्ते कामयाबी मिल गई। ऐसा नहीं होता है, कामयाबी मिलने में थोड़ा समय लगता है। देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है। आज का हमारा गोल है स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी को समझेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में फील लेंगे। एक्सेलरेशन को कंसेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के बेसिक से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ डिस्टेंस इज जीरो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो ऑब्वियसली, देन व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट या ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट, इन दोनों में से क्या होगा? ये तो बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये क्या हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इफ डिस्टेंस इज जीरो ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कभी चला ही नहीं, मोशन में आया ही नहीं, यह कौन बता सकता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो असल में मोशन का जो संघर्ष होता है, पाथ का चलने का जो संघर्ष होता है, वो डिस्टेंस से ही पता चलता है। अगर कहीं लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड जीरो डिस्टेंस, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मे बी एट मस्ट बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं ना। अगर ऑब्जेक्ट चलता और वापस अपने पोजीशन पे आ भी जाता तो भी कुछ ना कुछ और डिस्टेंस जरूर ट्रेवल कर लेता। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के 2 कंडीशन, मैं चला ही नहीं या मैं चला और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो कुछ देर का जो टाइम इंटरवल है उसमें मैं मोशन में था, लेकिन जिस इंस्टेंट पे मैं यहां पहुंचा उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। तो आप क्या कहेंगे? मे बी एट रेस्ट। तो असल मोशन का जो संघर्ष होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आया या नहीं आया, ये सर्टेन किससे पता चलता है? डिस्टेंस से। डिस्टेंस अगर नॉन जीरो है तो पक्का ऑब्जेक्ट मोशन में आया है। अगर मैं यहां पे लिख दूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन मोशन, तो पक्का ऑब्जेक्ट मोशन में था, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ही है जो असल में मोशन के संघर्ष को बताता है। टोटल कितना ऑब्जेक्ट चला है, पाथ लेंथ को बताता है। डिस्प्लेसमेंट तो एक धोखा है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस तक मोशन किया है, भागा है, उसको नहीं बताता। वो तो बस ये बताता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ कितना है। ठीक है साहब। अब आगे आते हैं सीधा हम स्पीड एंड वेलोसिटी पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में पूरा पढ़ा चुका, स्पीड एंड वेलोसिटी पे भी बहुत सारे कंसेप्ट मैंने हमको समझा दिया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए। फिर से हम रिवाइज करते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर से रिवाइज कराऊं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट हाउ फास्ट। ऑब्जेक्ट कितना तेज चलता है उसको हम स्पीड कहते हैं, लेकिन वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे स्पीड को दो हिस्से में बांटते हैं। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड एक हमेशा टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, इन टाइम इंटरवल। अगर आपसे पूछे फाइंड स्पीड इन 4th सेकेंड, फाइंड स्पीड इन 3 सेकेंड एंड फाइंड स्पीड एट 6 सेकेंड, ठीक है, इसमें से कौन सा एवरेज है, कौन सा इंस्टेंटेनियस है, ये बताइए। कौन सा एवरेज है, कौन सा इंस्टेंटेनियस है, ये बताइए। तो स्पीड इन 4th सेकेंड इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? तो बेटा इन लिखा है, इन मतलब में। अंग्रेजी जानते हो थोड़ा बहुत। इन मतलब क्या होता है? में, मतलब 4th सेकेंड में।
ऑब्जेक्ट 4th सेकंड में, मतलब 1 सेकंड का इंटरवल हो गया। 4th सेकंड का मतलब होता है 3 से 4 के बीच का टाइम। तो ये कौन सा टाइम हो गया? आपका एक इंटरवल हो गया। इसमें कौन सा स्पीड होगा? एवरेज स्पीड होगा। स्पीड इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में उसका स्पीड क्या था, मतलब 0 से 3 सेकंड के बीच एवरेज स्पीड पूछ रही है। में देखो जब लिखा हो ना इन का मतलब होता है में, और ये स्पीड एट 6 सेकंड। तो एग्जैक्टली जब टाइम 6 सेकंड हुआ है उसी इंस्टेंट पे स्पीड पूछ रहा है, तो ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके मिलेगा। जैसे मैं मान लो बाइक चला रहा हूं, तो बाइक में जो ऑडोमीटर होता है, अरे ऑडोमीटर वहां पे जो कांटा होता है ना दिखाता है, वो एक्चुअल में उस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो लिखा होता है नंबर बीच में, वो कितना डिस्टेंस चला है तुम्हारा स्कूटर आज तक, कितना खटारा हो गया तुम्हारा स्कूटर, वो बताता है। ठीक है ना। तो ऑडोमीटर में जो कांटा होता है घूम रहा होता है, वो कौन सा स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट पे आप कितनी रफ्तार से भाग रहे हो, जैसे कहते हो 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। रामलाल जिस बस में बैठा था, तो रामलाल क्या देख रहा था? रामलाल देख रहा था इंस्टेंटेनियस, और रामलाल ने कैलकुलेट क्या किया था? एवरेज। इंस्टेंटेनियस और एवरेज को कंपेयर मत करो, क्योंकि एवरेज का कोई इंस्टेंटेनियस से लेना देना नहीं है। एवरेज तो ऑन एन एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड होता है। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है, उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को असल में कहते हैं हम हाउ फास्ट। इसी को असल में कहते हैं हम हाउ फास्ट। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसके लिए इसको कह देते हैं हम कि स्केलर है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। हाँ, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट एवरेज स्पीड। ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड स्लोप से नहीं निकलता, ये एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन से निकलता है। ठीक है, ठीक है सर। जैसे तुमने कभी देखा होगा, हम लोग जाते हैं बाबा धाम। बाबा धाम सुनते हो? यूपी बिहार के लोग समझ जाते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं। जो भोले बाबा को जब हम जल चढ़ाने जाते हैं, तो एक जगह पहलेजा घाट हाजीपुर में, जहाँ से हम जल उठाते हैं, और एक रास्ता जाता है हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, बाबा गरीब स्थान पे जल चढ़ाते हैं। तो मैं बचपन में 7th 8th 9th क्लास में था ना, तो मैं जाता था। तो पहले तो जाता था मैं बोलबम। बोलबम का मतलब होता है रुक रुक के जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लो। तो जैसे ही हम जल उठाते हैं ना, तो जैसे जल उठाया, मान लो यहाँ पे गंगा नदी है, गंगा नदी से हमने जल उठाया, और बाबा गरीब स्थान मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे जल चढ़ाने जाते हैं, है ना। वहाँ पे क्या कहते हैं? जल चढ़ाने जाते हैं। तो जैसे ही हाजीपुर में है पहलेजा घाट, हाजीपुर में पहलेजा घाट, वहाँ से जल उठाते हैं, और बड़ी रफ्तार में एकदम जोश में होते हैं। जब हम जोश में होते हैं तो एकदम जय भोले जय भोले जय बोलबम जय भोले जय बाबा गरीब स्थान बोलते हुए खूब रफ्तार में चलते हैं, 20-30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, है ना। 20 से 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। जैसे 10-20 किलोमीटर चलते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, थक गए बहुत, थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं। अब चूंकि 10-20-15 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है, तो फिर हमारा स्पीड घट के हो जाता है कुछ 15 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे चलते हैं। और फिर जब हम पहुंच जाते हैं गुरौल कुडन्नी के आसपास पहुंच जाते हैं, जगह का नाम है ना, जब, तो फिर हम वहाँ पे रुक जाते हैं, 6-7 घंटे आराम करते हैं, फिर चलते हैं। फिर हमारा स्पीड और कम हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर देते हैं। फिर हम जब मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं तो हमारा रफ्तार यहाँ पे हो जाता है 2-3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ऐसे ज़्यादा होते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि यहां पे हर इंस्टेंट पे स्पीड थोड़ा थोड़ा अलग था। अब इस बात से एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज स्पीड का मतलब है कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। वो बस ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में ऑब्जेक्ट ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेगा। अगर मान लो एवरेज स्पीड मैंने निकाला 12.5 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ऑब्जेक्ट कभी चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, इस स्पीड से आपको यह भी नहीं पता चलेगा कब ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा था, कब स्लो चल रहा था। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का फास्ट चलना और स्लो चलना इंस्टेंटेनियस स्पीड से पता चलता है, किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? एवरेज स्पीड एक रफ आइडिया बताता है कि टोटल डिस्टेंस को, है ना, इतने टाइम में ऑब्जेक्ट कवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा हाउ फास्ट एंड वेयर, कितना तेज और कहां। मान लो एक कार चल रही है ऐसे, ये कार है
और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक ये कार है, ये चल रही है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों के मोशन में कॉमन क्या है? स्पीड, कितना तेज चल रहा है, रफ्तार, हाउ फास्ट कॉमन है, बट दोनों के भागने का डायरेक्शन अलग नहीं है। तो क्या है वो चीज जो इन दोनों के मोशन को अलग बनाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप कह सकते हो कि बेटा ये ईस्ट में जा रहा है, आप कह सकते हो ये नॉर्थ में जा रहा है। दोनों के मोशन का डायरेक्शन अलग है, इसी वजह से दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी इज नथिंग बट हाउ फास्ट एंड वेयर। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखते हैं बेटा बताइए? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रहा होगा। और पोजीशन में दो चीजें होती है। पोजीशन में होता है उसका मैग्नीट्यूड की कितने लोकेशन पे, कितने डिस्टेंस पे और किस तरफ है ना। तो इसमें दोनों चीजें चेंज हो सकती है, ठीक है, दोनों चीजें चेंज हो सकती है, कितना दूर और कहाँ। वो दोनों चीजें चेंज होने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। दोनों चीजें मतलब डायरेक्शन। मान लो मैं ऐसे चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। चल सर्कुलर मोशन की तो बात कर लो। मान लो एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे चल रहा, मान लो ऑब्जेक्ट कहां चल रहा? इस सर्कल पे चल रहा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, 10 मीटर पर सेकंड से सर्कल पे चल रहा। तो मान लो अभी इसकी स्पीड ये रही, थोड़ी देर बाद जस्ट थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, जस्ट थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड इधर हो जाएगी, जस्ट थोड़ी देर बाद भागने की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जस्ट थोड़ी देर बाद भागने की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो कंटिन्यूअसली क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। कंटिन्यूअसली क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली। लेकिन स्पीड अभी भी इसकी है यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। मतलब कितना तेज चल रहा है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है बेटा बोलो? कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी चेंज हो किस वजह से रही है? डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग। डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और डायरेक्शन किस चीज का? भागने का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता किधर? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की वजह से इसके पास डायरेक्शन होता है। एंड डायरेक्शन नथिंग बट अलोंग मोशन। ऑब्जेक्ट जिधर भागता है ना उधर ही इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ऑब्जेक्ट जिधर भागता है उधर इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ये सारी बातें आप मैंने समझा दिया था, फिर भी बेटा 10-15 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने समझ चुके हो तो आप आगे चल के देख लेना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये गलत लिख दिया यहां पे, मैं ठीक कर देता हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चला और चलते चलते घूम के कहीं बी पहुंचा, तो ये है इसका टोटल डिस्टेंस। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक वेक्टर से मिला दो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक वेक्टर से मिला दो, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लग रहा वो हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड होगा ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बताता है? एवरेज वेलोसिटी बड़ा अजीब चीज है। अजीब चीज कैसे? मतलब अजीब चीज ऐसे, ये वही बात हो गई संघर्ष और सक्सेस वाली। मान लो तुम यहां से चले और लगातार भाग रहे हो, लगातार भाग रहे हो और यहां पहुंच गए। ऐसा नहीं कि तुम कभी रुके थे, तुम लगातार भाग रहे हो। जैसे सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, लगातार भाग रहा है ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड, लगातार भाग रहा है। जिस इंस्टेंट पे यहां पे क्रॉस करेगा उसी इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसी इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। ऑब्जेक्ट कभी रुका नहीं, कभी नहीं रुका, लगातार भाग रहा है, ऑब्जेक्ट लगातार जीवन में भाग रहा है, लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। भाई साहब, उसने कभी अपनी रफ्तार भी कम नहीं की, इवन वो कभी रुका भी नहीं, लगातार भाग रहा है। लेकिन जिस इंस्टेंट पे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा जहां से उसने जर्नी शुरू की थी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब तो एवरेज वेलोसिटी 0, इससे क्या पता चलता है? मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, चला है क्या? उसकी रफ्तार बहुत कम थी इसलिए हमने 0 मान लिया? नहीं, रफ्तार तो 10 मीटर पर सेकंड है।
क्या रफ्तार ऊपर नीचे हो रही है? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट फिर चल के कहीं रुक गया है? नहीं। फिर एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो गया? क्योंकि उसने गलती से उस पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया जहां से जर्नी शुरू किया था। सर्कुलर मोशन ही नहीं, मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट चल रहा, भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा, इधर उधर भाग रहा, पागल हो गया, भाग रहा भाग रहा पागल हो गया, भाग रहा और यहां पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी हो जीरो। गैसियस मॉलिक्यूल का, आप तो 11-12 में थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे, गैसियस मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आप जो आरएमएस स्पीड डिफाइन करते हो ना, मैं अगर आपसे पूछ दूं आरएमएस वेलोसिटी बताओ क्या होगा? आरएमएस, देखना मैं लिख रहा हूं, रूट मीन, ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी। एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन। स्पीड वेलोसिटी समझ कैसे नहीं आएगा? देख अभी कितना जोरदार समझ आएगा, देख कितना जोरदार समझ में आएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एट टी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। जो आरएमएस आप पढ़ते हो ना, रूट अंडर 3/2 KBT, जो भी आता है, रूट टी की प्रोपोर्शनल होता है, वो स्पीड होता है, आरएमएस स्पीड। अब गैसियस मॉलिक्यूल तो कभी रुका नहीं है। या आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। किसी भी तरह के जिग जैग मोशन का एवरेज वेलोसिटी हो जाता है जीरो। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल मान लो इधर भागा उधर भागा, जिग जैग मोशन हो रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा, तो हाँ कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा। वो नहीं करेगा तो हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स और इतने ही स्पेस में है, तो पक्की बात है कोई ना, एक आगे तो एक पीछे, तो नेट एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दोनों पार्टिकल का जीरो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इज जीरो। एवरेज स्पीड हम डिफाइन करते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी एक अलग अजीब सी चीज है। अब गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, इवन गैसियस मॉलिक्यूल की रफ्तार भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गलती से गैसियस मॉलिक्यूल इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यह भी जरूरी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा टाइम इंटरवल में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड? नॉट ऑलवेज, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है, अच्छा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में 3 पेज में यही चीज समझाया है, और इस पे क्वेश्चन भी है जिसका 1 पेज में आंसर लिखा है, इसी दोनों बातें का मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिए, बहुत आसान लग रहा होगा आपको। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एक टाइम इंटरवल में होता है, और एक टाइम इंटरवल में 2 तरह का केस पॉसिबल है। पहला केस मैं डायग्राम बनाऊंगा, बस इनिशियल पोजीशन ए से ऑब्जेक्ट चला और एक ही डायरेक्शन में भागता चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब दूसरी बात सुनिएगा। केस टू, ऑब्जेक्ट चला और गलती से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, बस थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज करोगे कहानी बदल जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इस केस में एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो सेम ही है, ऑब्जेक्टिव होता ही तो टाइम लिया है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो ये होगा नॉट ऑलवेज, मे बी इक्वल, क्या लिखेंगे? मे बी इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? यस, ऑलवेज वैलिड, क्योंकि एक छोटे से टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट
किसी भी तरह के पाथ पे चल रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। दूसरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट गया और ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लिया। नहीं, चेंज इन डायरेक्शन। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन थोड़ा समझना। चेंज इन डायरेक्शन इन 1D, चेंज इन डायरेक्शन इन 1D, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन 1D का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन इज नॉट अलाउड एट एन इंस्टेंट। अब ये जो बातें लिखी है इसको फील करिएगा बेटा बस। चेंज इन डायरेक्शन इन 1D, एक लाइन पे डायरेक्शन चेंज करना किसी इंस्टेंट पे अलाउड नहीं है। अगर एक लाइन पे किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब 1D में डायरेक्शन चेंज करना है। 1D में डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, और इसी पे मैं पीछे आने लग गया। जैसे मैं यहां फील करके दिखाता हूं आपको, जैसे मैं आगे जा रहा हूं, इसी पे पीछे आ गया, तो है तो 1D मोशन। हाँ, 2D में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना किसी भी इंस्टेंट पे अलाउड है। जैसे मान लो ऐसे चल रहा हूं और हर इंस्टेंट पे स्मूथली ऐसे चल रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि शार्प टर्न अलाउड नहीं होता। जैसे ये भी अलाउड नहीं होगा, किसी इंस्टेंट पे ऐसे चला गया ऑब्जेक्ट, ऐसे अलाउड नहीं होता कि तुरंत से 90 डिग्री पे घूम जाओगे। ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे? आगे का जो वेलोसिटी था अचानक से कैसे खत्म हो जाएगा? देखो, शार्प टर्न अलाउड नहीं है। सवाल इस तरह के होंगे कि एक स्क्वायर पार्क पे आदमी चल रहा है, ऐसे जा रहा था, फिर 90 डिग्री पे टर्न हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक इंटरवल दिया होगा। किसी इंस्टेंट पे ऐसे सवाल नहीं बन सकते, ये फिजिकली गलत है। जैसे मान लो मैं आगे जा रहा हूं और अचानक से एक्स एक्सिस का मोशन खत्म करके मैं वाई एक्सिस में नहीं चलने लग सकता, संभव ही नहीं है ऐसा। हाँ, ये जरूर संभव है कि मैं स्मूथली धीरे आराम से धीरे डायरेक्शन चेंज कर सकूं। दिस इज गुड बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो जब मैं 90 डिग्री पे नहीं घूम सकता हूं तो अचानक से ये कैसे हो जाएगा? तो किसी इंस्टेंट पे, हाँ, एक टाइम इंटरवल में हो जाएगा। तो एक टाइम इंटरवल में हो जाएगा मतलब धीरे होगा, मतलब स्मूथ टर्न होगा। अब सवाल ऐसा बना होगा ना, तो पता है क्या है कि टाइम स्केल बहुत बड़ा ले लेते हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि मोशन ऐसा हो गया, लेकिन बहुत साफ देखोगे तो असल में ये पाथ भी ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, स्मूथ टर्न होता है, शार्प टर्न कहीं नहीं होता है। तो किसी इंस्टेंट पे 1D में, एग्जैक्टली 1D में, 2D नहीं जाना, 1D में डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं। जैसे मान लो तुम फील करो ना कि 1 वे रास्ता है और 1 वे रास्ते पे तुम साइकिल से बढ़िया चले, रामलाल जा रहा है पिंकी से मिलने साइकिल से, और सामने से पिताजी आते हुए दिखाई दे रहे। जैसे पिताजी ने आपको देखा और आपने पिताजी को देखा, आपको लग गया कि आप कुटने वाले हो, तो क्या करोगे? हवा में चलते चलते जितनी रफ्तार से आप आगे जा रहे थे उतनी रफ्तार से साइकिल को पीछे घुमा लोगे क्या? या मान लो तुम दौड़ते हुए ही जा रहे थे और जैसे जो पिताजी को देखा तुरंत पीछे भागते हुए दिखाई देने लग गए। ऐसा सिनेमा में होता है, फिजिक्स में नहीं होता, मूवी में होता है ऐसा। अगर सामने से पिताजी आपको दिख गया, आप साइकिल पे हो या खुद दौड़ रहे हो, आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन डेवलप होगा, आपकी रफ्तार धीरे धीरे कम होगी, आप रुकोगे, फिर साइकिल को पलटी मारोगे, फिर पीछे जाओगे। एग्जैक्टली 180 डिग्री से डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, किसी एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। मैं बस ये बता रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? ये याद रखना। आगे देखते हैं। ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन व्हाट अबाउट स्पीड? अब समझना, वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट, कितना तेज ऑब्जेक्ट चल रहा है। बेटा मैं टाइम देके समझा रहा हूं, इसका बहुत बड़ा कारण है, थोड़ा समझना। वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर, कितना तेज और कहां। ऐसे समझो कि तुम्हारा दोनों हाथ वेलोसिटी है, ठीक है ना? दाहिना हाथ, राइट हैंड स्पीड को बताता है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को बताता है। और मैं कह रहा हूं कि आपका हाथ सुरक्षित है। हाथ सुरक्षित है मतलब कौन सा हाथ सुरक्षित है ये बताने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं तो बता दूंगा नहीं कौन सा तोड़ा है, दोनों तोड़ दिया, कुछ भी तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं तुम्हारा हाथ सुरक्षित है, मतलब आप समझ रहे कि दोनों हाथ आपका सेफ है। तो मैं डायरेक्टली ये बता दूं ना बेटा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है।
वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट का ही दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों का एक ही मतलब होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, हमेशा एक जैसा है, उसी को हम कहते हैं फिक्स्ड, उसी को कहते हैं हम कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिखते हैं वेलोसिटी को हम ऐसा लिखते हैं हाउ फास्ट, और यहां पे कोई वो मल्टीप्लीकेशन वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं कि हाउ फास्ट इनटू वेयर इनटू डायरेक्शन, ये लिखा है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कंटिन्यूअसली आपका हाउ फास्ट मतलब स्पीड बढ़ रहा हो और डायरेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए? ये समझना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये कह सकते हो कि मैं ईस्ट में जा रहा था, अब मैं थोड़ा ईस्ट में कम जा रहा हूं। नहीं, ईस्ट मतलब ईस्ट में जा रहा हो तो ईस्ट में जा रहा हो, बात खत्म। ऐसा हो सकता है कि पहले मैं कम ईस्ट में जा रहा था, अब ज्यादा ईस्ट में जा रहा हूं। नहीं, डायरेक्शन या तो चेंज होता है, डायरेक्शन कम ज्यादा नहीं होता। डायरेक्शन कम ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, डायरेक्शन कम ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसा, जैसे तुम ऐसे लिखो कि A बराबर B इंटू सी, एकदम फील लो, मजे आ जाएंगे। C बढ़ रहा, B घट रहा, तो हो सकता है A कांस्टेंट हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है जब ये दोनों कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो तो। लेकिन यहां पे हाउ फास्ट स्पीड है, रफ्तार है, और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भाग रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि रफ्तार बढ़ा दिया और डायरेक्शन को कम कर दिया, नहीं। डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ईस्ट से वेस्ट में हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इसीलिए हम अगर ऐसा कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक मिनट यार, कहां जा रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब तुम्हारा दोनों हाथ कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस हाथ को थोड़ा लंबा कर दिया, इस हाथ को दबा के छोटा कर दिया तो तुम्हारा हाथ सुरक्षित है, नहीं। अगर हाथ को खींच के बड़ा कर दिया मतलब हाथ तोड़ दूंगा, हाथ को दबा दिया मतलब तोड़ दूंगा। समझ रहे हो? मतलब फील समझ लेने की कोशिश करो कि हाउ फास्ट अगर चेंज हुआ, हाउ फास्ट अगर चेंज हुआ, तुम्हारा यहां पे हटा दो इसको, कांस्टेंट। हाउ फास्ट अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो ही जाएगा, है ना? वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर मैं थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, स्पीड कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लो। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है, सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? या मैं फिक्स्ड डायरेक्शन रख रहा हूं, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, फिर चल रहा हूं मैं 20 मीटर पर सेकंड से, फिर चल रहा हूं मैं 30 मीटर पर सेकंड से। तो स्पीड क्या हो रही? लगातार बढ़ रही। और अगर स्पीड लगातार बढ़ जाएगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है बात को? तो अगर मैं कहता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पक्का स्पीड कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा? यहां पे आंसर क्या लिखेंगे? आंसर क्या लिखेंगे? स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। फटाफट आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया समझाने में, सॉरी बेटा। 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया होगा मैंने, 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया होगा, इससे ज्यादा नहीं लिया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फील आना चाहिए पूरा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड मतलब मैं आपसे कहता हूं कि आपका ना राइट हैंड को मैंने तोड़ दिया, लेफ्ट हैंड तुम्हारा ठीक है लेकिन राइट हैंड मैंने तोड़ दिया, तो तुम्हारा हाथ टूटा कि नहीं टूटा? हाँ सर, हाथ तो टूट गया। तो अगर मैं सिर्फ स्पीड के बारे में बताऊं तो स्पीड एक कंपोनेंट बस है वेलोसिटी का। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। अब मैं कह रहा कि स्पीड कांस्टेंट है मतलब ऑब्जेक्ट कितने रफ्तार से भाग रहा है वो फिक्स है। तो दिमाग में बिठा ना, ऑब्जेक्ट का रफ्तार फिक्स है लेकिन हमें डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं, डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं, डायरेक्शन गिवन नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन। और इन डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं आपको, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरा रफ्तार कितना है हमें पता, लेकिन हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। तो आंसर होगा वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। यहां पे लिखना भूल गए, ये सस्ता नशा करके टाइप कर रहे थे। वेरिएबल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, देन व्हाट अबाउट स्पीड? वेलोसिटी इज वेरिएबल,
अब मैं कह रहा हूं कि मैंने तेरा एक हाथ तोड़ दिया, मैंने तेरा एक हाथ तोड़ दिया, बस इतना फील करो, मैंने तेरा एक हाथ तोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने एक हाथ तोड़ दिया, कौन सा तोड़ा? कौन सा? सर आपने एक हाथ तोड़ दिया, अब एक हाथ तोड़ दिया तो हाथ तोड़ ही दिया ना सर, अब कौन सा तोड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, मैंने आपको फील लेने के लिए बोला है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा दाहिना हाथ तोड़ देता हूं, बड़ा समझना, बहुत ही फिलोसफिकल बात है, अगर मैं तुम्हारा दाहिना हाथ तोड़ देता हूं, राइट हैंड तोड़ देता हूं, राइट हैंड, तो तुम्हारे जीवन के कष्ट थोड़े से अलग होंगे, अलग तरह का कष्ट होगा तुम्हारे जीवन में। दाहिने हाथ से तुम क्या क्या करते हो, जो भी कुछ भी करते हो वो नहीं कर पाओगे, कष्ट अलग होगा। और अगर मैं तुम्हारा बायां हाथ तोड़ दूं तो तुम्हारे जीवन का कष्ट अलग अलग है, आप एक जैसा नहीं मान सकते दोनों हाथों को। अगर मैं आपका बायां हाथ तोड़ दूं तो आपके जीवन का कष्ट कुछ और होगा, और अगर मैं तुम्हारा दोनों हाथ तोड़ दूं तो जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। तो मैंने बस तुम्हें बोला है कि मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, इसके 3 मतलब है, और इससे 3 तरह के कष्ट हो सकते हैं तुम्हारे जीवन में। मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, बस इतना बोला मैंने। ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट बोलो तो ठीक है, वेरिएबल मतलब तोड़ दिया, है ना, ये फील करो। कांस्टेंट मतलब ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, और वेरिएबल मतलब तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी मतलब ये 2 हाथ, ये स्पीड और ये डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब ये 2 हाथ, ये स्पीड और ये डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब 2 हाथ, ये स्पीड और ये डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब दोनों ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब बदल गया, वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब तोड़ दिया। अब क्या तोड़ा? हो सकता है दोनों हाथ तोड़ा होगा, हो सकता है एक ही हाथ तोड़ा होगा, अब एक में भी नहीं पता कौन सा तोड़ा है। तो अगर मैंने लिखा है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, देन व्हाट अबाउट स्पीड, तो आप बोलेंगे मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट, हो सकता है बदल गया होगा, हो सकता है नहीं बदला होगा। एग्जाम्पल बता देता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, इधर देखना, एक ऑब्जेक्ट चल रहा इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, और यह सर्कुलर मोशन वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया होता है। 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा। ध्यान से सोच के बताइए, क्या वेलोसिटी वेरिएबल है? हाँ, अब इधर भाग रहा, अभी इधर भाग रहा, अब इधर भाग रहा, भागने की डायरेक्शन से हम यहां पे वेलोसिटी बताते हैं। और स्पीड क्या होगा? तो स्पीड कांस्टेंट है। अब दूसरा, अभी डायरेक्शन, इस ऑब्जेक्ट भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और यही ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा 20 मीटर पर सेकंड से, इधर ये ऑब्जेक्ट भाग रहा 40 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए स्पीड कैसा है? सर हाउ फास्ट तो चेंज है, हाउ फास्ट तो चेंज है। अच्छा, वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी भी चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किसके वजह से चेंज हुआ है? स्पीड चेंज होने की वजह से चेंज हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है? यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है। तो क्यों चेंज हुआ? डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ, डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ। कई बार ऐसा सवाल मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चा एकदम लेट जाता है। मैं बच्चे से पूछता हूं कि मान लो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चल रहा है स्पीड v से, और थोड़ी देर बाद जब वो आधा सर्कुलर पाथ पूरा कर चुका था, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, उसकी स्पीड ये रही v, है ना। यहां पे a पे है, a पे स्पीड है v, और देखो b पे भी स्पीड है v। तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ, है ना, चेंज इन स्पीड कितना हुआ बिटवीन a एंड b? चेंज इन स्पीड, तो लिखेंगे कि स्पीड एट ए माइनस स्पीड एट बी, तो बताओ क्या होगा? 0, क्योंकि ए पे स्पीड v और बी पे भी स्पीड v। स्पीड मतलब हाउ फास्ट, डायरेक्शन से में कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी एट बी, अच्छा चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी एट बी, ऊपर डंडा लगा दूंगा तो समझना वेक्टर है। तो बी पे वेलोसिटी बताओ क्या होगा? तो यहां पे वेलोसिटी एक्जैक्टली डिफरेंट है, ये ऊपर जा रहा तो ये नीचे जा रहा। अगर तुम अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेते हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेते हो, और ये तुम पे रेफरेंस पे डिपेंड करता है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो अगर तुमने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस माना है, तो प्लस v का मतलब स्पीड v है, माइनस v का मतलब भी स्पीड v है। स्पीड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस यहां पे डायरेक्शन की वजह से आया है। ऐसा नहीं है कि -5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है और +5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो दोनों की स्पीड अलग हो गई। दोनों की स्पीड सेम है, सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए यहां पे आता है, प्लस माइनस का मतलब यहां पे ज्यादा कम नहीं है। तो बताइए बी पॉइंट वेलोसिटी क्या है? -v, और माइनस इस फॉर्मूले का, और ए पे वेलोसिटी क्या है? v, तो -v क्या होगा? -2v। दिस इज योर करेक्ट आंसर।
ये होगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -2v। मैग्नीट्यूड पूछा है तो निगेटिव को इग्नोर करोगे तो 2v आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड का चेंज नहीं। स्पीड यहां पे है और v है, और यहां पे भी स्पीड क्या है, v है। समझ आया। एक एग्जांपल और देखो, एकदम छोटी छोटी बातें समझो, नहीं तो बढ़िया सवाल गलत कर लोगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर बाद वही ऑब्जेक्ट देखा गया कि पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो चेंज इन स्पीड कितना होगा। ये ए सिचुएशन है और ये बी है, ये फाइनल सिचुएशन है। तो ए एंड बी के बीच में चेंज इन स्पीड बताइए। चेंज इन स्पीड बहुत ही लॉजिकल सवाल है, 50-60% बच्चे यहां पे गलत कर देते हैं। चेंज इन स्पीड का मतलब है फाइनल स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही कहते हैं, माइनस इनिशियल स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो बताइए क्या होगा, फाइनल स्पीड बोलिए। तो फाइनल स्पीड 10, इनिशियल स्पीड 20, तो आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। सर चेंज इन स्पीड निगेटिव हो सकता है, हाँ चेंज इन स्पीड निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है। पहले कोई भी चीज तुम्हारे पास पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई तो निगेटिव होता है। चेंज इन मास भी तो निगेटिव होता है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यहां पे माइनस होना कम होने को बता रहा है। अब चेंज इन वेलोसिटी बताइए क्या होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे आप फाइनल वेलोसिटी बी पे, है ना, बी पे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए पे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आगे की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव बोलो तो पीछे की डायरेक्शन को आपको माइनस बोलना पड़ेगा। आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव, पीछे की डायरेक्शन माइनस। तो बी पे वेलोसिटी बोलिए -10, ए पे वेलोसिटी बोलिए माइनस इस फॉर्मूले का और ये 20, तो बताइए क्या होगा, -30 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी आया है -30 और चेंज इन स्पीड आया है 10। हमें चेंज इन वेलोसिटी को देखने के लिए हमें डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड देखने के लिए हमें डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, और आप बता सकते हैं यहां पे कई बच्चे गलती कर देते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यहां पे सस्ता नशा करके टाइप कर रहे थे एकदम, वेरिएबल स्पीड, देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल ही होगा। क्यों होगा वेलोसिटी वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल है। अब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है स्पीड वेरिएबल है, रफ्तार चेंज हो रहा है लगातार। तो रफ्तार चेंज हो रहा है, मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैंने तेरा दाहिना हाथ तोड़ दिया, तो बताओ हाथ तो तोड़ ही दिया ना, फिर तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। इस होमवर्क में मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी, व्हाट्सएप, जो भी, जैसे भी, नंबर नहीं दूंगा, बस जैसे भी मेरे पास आंसर पहुंचा सकते हो आप आंसर पहुंचाना। ये टेबल बनाना और यहाँ पे ये होमवर्क है, यहाँ पे अपना नाम लिखना और ये मुझे पहुंचा देना। सवाल ये है कि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी और कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्पीड क्या होगा। और बहुत डीपली अगर सोचेंगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको सिखाया है। यूनिट डायमेंशन, फिजिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वही से इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक एमा स्टार सीरीज का ही एक पार्ट है। ये आप सोचेंगे तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से भी रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे देखिए। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, मूव्स x1 डिस्टेंस। अब x1 डिस्टेंस मूव किया है, अब बोला डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है एक लाइन में, इन टाइम t1, मतलब यहां से x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम t1। मतलब ऐसा नहीं बता रहा कि t1 पे यहां था, t2 पे यहां था। t1 इन जब बोले ना, इन का मतलब होता है इंटरवल। वो x1 डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल किया, एंड देन x2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो t2 टाइम लगाता है। यहां से यहां तक x2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में t2 टाइम लगाता है। तो आपको पूरे जर्नी यहां से लेकर के यहां तक के बीच में एवरेज स्पीड पूछा है। तो क्या मैं कह सकता हूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन ना देखे तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा? हां, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, एक लाइन पे चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो आप ये लिख सकते हैं। अब एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? x1 प्लस x2। क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से बताइए, x1 प्लस x2। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। बच्चे कहते हैं सर यहां पे जो टाइम होगा ऐसा नहीं होगा t2 माइनस t1, क्यों होगा भाई? ऐसा तो नहीं बोला कि t2 पे यहां था और t1 पे यहां था।
उसको T1 टाइम लगा है, 4 घंटे तक चला है, फिर 2 घंटे तक चला है, तो 4 घंटे प्लस 2 घंटे 6 घंटे हुए। इन मतलब इंटरवल T1 टाइम लिया है उसने चलने में। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट्स मूव विथ स्पीड v1 फॉर टाइम T1। अब इसको समझो, फॉर का मतलब के लिए, T1 टाइम के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कंटिन्यूअसली v1 कांस्टेंट स्पीड था, कब तक के लिए? T1 टाइम के लिए, T1 टाइम तक के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं A से B तक मूव किया है कंटिन्यूअसली v1 स्पीड से और टाइम लिया है T1, एंड विथ स्पीड v2 फॉर टाइम T2, और फिर B से कांस्टेंट स्पीड v2 से चल रहा है और फॉर टाइम T2, यहां तक T2 टाइम लिया, मतलब T2 टाइम तक के लिए वो चला है। देन व्हाट इज एवरेज स्पीड? सर इसमें तो नहीं लिखा है कि डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहां पे वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। सर वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे ना, यहां पे कहीं लिखा ही नहीं कि डायरेक्शन सेम था कि नहीं। हाँ लिखा होता कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी सेम होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि x1 डिस्टेंस ऐसे 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 टोटल डिस्टेंस x1 चला है और ये टोटल डिस्टेंस x2 चला है ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? हम सिर्फ निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, और याद रखिएगा एवरेज स्पीड हमेशा होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक ही फॉर्मूला है बेटा, एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो सर A से B तक जाने में स्पीड v1 था, टाइम T1 था, डिस्टेंस तो पता ही नहीं, तो एज्यूम करो। सर यहां पे शॉर्ट ट्रिक होता है, ना कुछ नहीं होता। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके कंसेप्ट से ही आपको सवाल सॉल्व करना है, और आपको इंफॉर्मेशन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में तो टोटल डिस्टेंस ही होता है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड एक अलग कहानी है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जर्नी का हमें लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x1 और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2, ये एज्यूम किया है, तो आप लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टाइम। आपको पता है, यस, पहले A से B के जर्नी का टाइम है T1 और दूसरे B से C के जर्नी का टाइम है T2। सर हमें x1 x2 तो पता नहीं, आपने लिख लिया, तो मेरी मजबूरी थी लिखना ना बेटा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यहां पे देखो समझिएगा, स्पीड क्या होता है बताइए? तो स्पीड होता है सर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ कोर्स। तो क्या मैं यहां से टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं बताओ? स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पे देखो, इस टोटल डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड v1 से चल रहा था, तो v1 इंटू T1 लिख सकता हूं। बहुत सही सर, v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आएगा? v1 T1 प्लस v2 T2 बटा T1 प्लस T2, ये आएगा आपका एवरेज स्पीड। अब इसका एक स्पेशल केस ऐसा बनता है कि इफ टाइम इंटरवल आर सेम, टाइम इंटरवल सेम का मतलब है कि T1 बराबर T2 बराबर T0। पहले T टाइम तक, T0 टाइम तक v1 स्पीड से चला, फिर T0 टाइम तक v2 स्पीड से चला, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो बेटा ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, बताइए क्या था? v1 T1 क्या था पहले? v1 T1, तो यहां पे क्या लिखेंगे? v1 T0 प्लस v2 T0 डिवाइडेड बाई T0 प्लस T0 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ T0। तो यहां से ऊपर से T0 कॉमन आएगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा बेटा v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये सिंपल होता है, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको, मीन स्पीड। तो बेटा जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो हम डायरेक्टली एवरेज स्पीड लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बाई 2। अब यहां पे मान लो एक ऑब्जेक्ट v1 10 मीटर पर सेकेंड से चला है फॉर 5 आवर। अब पागल हो गया आदमी, 5 घंटे तक लगातार 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, फिर वो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है फॉर 5 आवर, फिर 5 घंटे तक वो 30 मीटर पर सेकेंड चला। पागल हो गया एकदम, हाँ एकदम पागल हो गया, अजीब कर रहा है। पहले 5 घंटे तक 10 मीटर पर सेकंड चला, फिर 5 घंटे तक 30 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 10 मीटर से थक गया, अब फिर चला 5 घंटे तक। तो जर्नी को कितने हिस्से में कंप्लीट किया है?
और उस जो पार्ट है, जर्नी का जो पार्ट है, उसको किस बेसिस पे बांटा है? टाइम के बेसिस पे। पहले 5 घंटे तक, फिर 5 घंटे तक, फिर 5 घंटे तक, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में चला है। पहले स्पीड है उसका 10, फिर है 30, फिर 10, नहीं इसको चेंज कर लो, चलो 5 कर देता हूं, है ना, थक गया बेटा, 5 मीटर पर सेकंड चले। तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली मीन हो जाता है। जब 2 इक्वल टाइम इंटरवल हो तो v1 प्लस v2 बाई 2, और 3 हो तो आप लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो बताइए क्या होगा? 10 प्लस 30 प्लस 5 बटा 3, तो ये हो जाएगा 45 बाई 3। 45 बाई 3 बड़ा बढ़िया आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आंसर। सही लिखा ना? 10, 30, 40, 5, 45, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है। अब बताओ 15 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट कभी चला था? नहीं, ऑब्जेक्ट चला था 10 से, 30 से और 5 से। एवरेज स्पीड क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। अब ये मत कहना कि सर आपने तो यहां पे फॉर्मूले में ये तो ड्राइव किया ही नहीं था। बेटा पिछले वाले कंसेप्ट से लिखोगे तो यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3 आ जाएगा। यहां से देख लो ना, तो ये v1 t1 v2 t2 v3 t3, बेटा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आप कहोगे कि इक्वल टाइम इंटरवल है तो t सेम है, तो हो जाएगा t0 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 3 t0 v1 प्लस v2 प्लस v3 t0 बाहर, तो क्या आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो आपको ये याद रखना है। ये कब लगाएंगे आप? 3 इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। फॉर 3 इक्वल टाइम इंटरवल, 3 इक्वल टाइम इंटरवल। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा ये देखिए, ऑब्जेक्ट मूव्स x1 डिस्टेंस। बहुत बढ़िया यार, पहले दिक्कत हो गई थी साहब, हमें डिस्टेंस नहीं पता था तो दिक्कत हो गई थी, तो अब डिस्टेंस पता है। मूव्स विद x1 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, है ना? कितना डिस्टेंस चला है? x1 विथ स्पीड v1। v1 लगातार स्पीड से x1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया। कितने डिस्टेंस तक भागा x1? कितनी रफ्तार से? v1 रफ्तार से। एंड x2, अच्छा फिर भाग रहा है विथ स्पीड v2, अच्छा विथ स्पीड v2। देन एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। अच्छा टोटल जर्नी मतलब यहां से यहां तक। इस बार जर्नी को कितने हिस्से में बांटा है? 2 हिस्से में। टाइम नहीं दिया, मतलब टाइम के बेसिस पे नहीं बांटा ना। जैसे क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें 2 चीजें बताता हूं, किसी भी चीज को 2 चीजों के टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉमन होता है टाइम के बेसिस पे, जैसे पहले देखा था t1 टाइम तक, जैसे ऐसा होता है ना कि सुबह 4 घंटे तक पढ़ा, फिर शाम को 3 घंटे तक पढ़ा। सुबह भी 4 घंटे पढ़ा, शाम को भी 3 घंटे पढ़ा, शाम को भी 4 घंटे पढ़ा, है ना? एक तो ये होता है। दूसरी बात डिस्टेंस के बेसिस पे, पहले स्पीड v1 तक चला था t1 टाइम के लिए। v1 स्पीड t1 टाइम तक, मतलब मैं भाग रहा हूं, t1 टाइम तक भागा v1 स्पीड से, और फिर t2 टाइम तक भागा v2 स्पीड से। और दूसरा है कि मैं x1 डिस्टेंस तक चला। कितना चला? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, x1 डिस्टेंस तक चला विथ स्पीड v1। मतलब टाइम हमें पता ही नहीं, कितने देर चला हमें नहीं पता, टाइम का नॉलेज ही नहीं मुझे। मैं कह रहा हूं कि x1 डिस्टेंस चला है v1 स्पीड से, और फिर x2 डिस्टेंस चला v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अच्छा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन अगर लिखा जाए तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहां से x1 और ये x2, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा होगा हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो लगा होगा और हमें वो टाइम लिखना ही पड़ेगा। सर यहाँ पे स्पीड लिख दो ना, तो ले स्पीड लिख देता हूं v1 प्लस v2। सोच के देख, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो क्या डायमेंशनली गलत हो गया? हाँ, इधर स्पीड है राइट हैंड साइड में और इधर है आपका डिस्टेंस बटा स्पीड। ये स्पीड बन ही नहीं सकता। बता दो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? बोल तो l, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? l t का पावर -1। l से l कटेगा, बन रहा है डायमेंशन, तो कुछ भी नहीं लिख सकते ना फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। ये तो पागल की तरह मैंने कुछ भी लिख दिया। फॉर्मूला यही होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दिया हुआ था x1 प्लस x2। टाइम बताओ, तो यहाँ का टाइम हम लिखेंगे कुछ t1 प्लस t2। अब डिस्टेंस तो x1 प्लस x2 दिया हुआ था, टाइम नहीं दिया हुआ था।
तो टाइम को क्या कर सकते हैं हम यहां से लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये t1 मान लेता हूं, तो t1 को इधर ले जाऊंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था x1, स्पीड कितना था v1, प्लस डिस्टेंस कितना x2, स्पीड कितना v2। हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चलो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आ गया, यही तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, अच्छा, इफ डिस्टेंस इंटरवल, मतलब पहले x1 डिस्टेंस फिर x2 डिस्टेंस आर सेम, मतलब x1 बराबर x2 बराबर x, देन अगर ऐसा सेम हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा सेम हो जाए तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x1 हो जाएगा 2x बटा x बटा v1 प्लस x बटा v2। तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, x, x कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। जब मैं ऐसा काट दूं ना x से x, तो बच्चा कहता है कि सर एक x से 2x कैसे काट दिया। बहुत सही, नमस्कार बेटा, बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार लेते जाओ, अपने घर वाले को भी देना थोड़ा। रामलाल कॉमन लिया x और फिर x कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ऊपर 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया v1 v2 एलसीएम ले लोगे, उसको ऊपर लिख दोगे तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, ये आंसर आ जाएगा। तो 2 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तो क्या हो, 2 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तो, अगर 3 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है तो क्या करेंगे, तो एवरेज स्पीड हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड लिखेंगे 3v1 v2 v3, अगर 3 होगा तो 3 बार लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3। क्या मैंने ये सही लिखा है? आप 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके या तो डिराइव कर लीजिए जैसे मैंने 2 के लिए किया है, एक पार्ट और ले लीजिए। कैसे एक पार्ट लेंगे, तो x1 v1 x2 v2 x3 v3 लेके ड्राइव करिए पहले, और क्या देखिए ये सही आ रहा है क्या, या आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो तो देख के बताइए, स्क्रीन पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये गलत है। डेरिवेशन तो बाद में करना, एक छोटा सा MR स्टार जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है कि अब जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उसको डायमेंशनली जरूर वेरीफाई करेंगे। डायमेंशनली रॉन्ग है ये। सर कैसे डायमेंशनली रॉन्ग है, एक बार बताओ। तो एक बात बताओ, स्पीड इंटू स्पीड इंटू स्पीड क्या होगा? देखो बेटा, मीटर इंटू, जैसे मैं कभी लिखूं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाता है, मीटर क्यूब होगा, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। बच्चा कहता है कि सर वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्यूब कैसे होगा? उसी तरीके से होगा जैसे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, मतलब मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। लेकिन मीटर प्लस मीटर बराबर मीटर ही होगा, लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट बराबर डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, ये वॉल्यूम थोड़ी ना होगा। उसी तरीके से यहां पे आप डायमेंशनली देखेंगे तो बेटा वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, तो ये होगा वेलोसिटी का क्यूब डिवाइडेड बाय वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, तो ये सिंपल वेलोसिटी। जब इसको आप कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, मतलब ये मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, जो कि स्पीड का यूनिट नहीं है, लेकिन लिखा क्या है मैंने, स्पीड। सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई? सर नहीं, बहुत बड़ी बात है। कैसे? तो एग्जाम में कई बार तुमसे 3 डिस्टेंस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछेगा, और उसमें से 2 से 3 डायमेंशनली गलत होगा, तो बुद्धि लगाना ही नहीं ना तुम्हें। ऐसे फॉर्मूला होते हैं बेटा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा। क्या होगा सर? दूसरा भी बता दो। दूसरा ये होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3v1 v2 v3, तो ये तो महाबाहियात हो गया सर। कैसे? तो यहाँ पे तो नीचे स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा, तो और गलत हो गया। हाँ, तो इसका सही फॉर्मूला क्या आएगा? तो जैसे मैंने 2 के लिए डिफाइन करना, सेम पैटर्न में आपको डिफाइन करना, ये होगा 3v1 v2 v3, सेम ही तो लिखेगा सर। नहीं बेटा, v1 v2 1 2 2 3 3 1, ये आएगा, देखना करके ये आएगा। तो सर 3 डिस्टेंस इंटरवल है तो याद रखना मुश्किल हो गया बेटा। 2 गलत देख लोगे ना तो तीसरे याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, या तो आप सॉल्व कर लो, क्या बुराई है, या तो आप सॉल्व कर लो। चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। अंग्रेजी आता है ना, 10 सेकेंड तक वो 50 मीटर पर सेकेंड चला। देन moves with speed 50 meter per second for 5 meter, then
5 मीटर मतलब डिस्टेंस, 5 सेकेंड नहीं 5 मीटर। देन फाइंड एवरेज स्पीड। अब यहां पे सवाल को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो फंस सकते हो तुम। बताओ यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। पहला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 2v1 v2 है ना, डिस्टेंस इंटरवल के लिए ये आया था आपका, ये यूज कर सकते हैं। या हमें कन्वेंशनल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन से ही जाना होगा। टोटल टाइम टेकन से ही जाना होगा। जरा सोच के बताइए, स्क्रीन पॉज करके बस आप ये कमेंट करिए कि तीनों में से कौन सा यूज करेंगे। आराम से करिए। क्या है आपका जवाब, ये वाला कि ये वाला? तो सुनिएगा ध्यान से, ये वाला तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए होता है, मतलब ऐसा दिया होता 10 सेकेंड और ये भी दिया होता 10 सेकेंड, तो हम यूज कर लेते। ये होता है इक्वल डिस्टेंस के लिए, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए। ओके सर, 5 मीटर दिया होता तो हम ये यूज कर लेते। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला? नहीं, ये भी नहीं सर। ऐसे कैसे? ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा ना। 50 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड के लिए चला है, फिर 50 मीटर पर सेकंड 5 मीटर के लिए चला है, तो हम यही तो यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। नहीं, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सीधा आंसर होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पे तो गलत करा रहे हो, अभी तो इतना मेहनत करके आपने कई सारे फॉर्मूले निकाले और आप कह रहे हो कि ये कोई भी फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो सर क्या फायदा पढ़ने का सर, आप क्या ही पढ़ा रहे हो सर, क्यों पढ़ा रहे हो गलत सलत? तो बेटा एक बात बताऊं, पुरानी कहावत है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। बेटा फिजिक्स है ये। सर उल्लू कैसे बनाया? उल्लू ऐसे बनाया कि पहले जितने भी टाइम या डिस्टेंस तक उसकी स्पीड कितनी थी 50, फिर बाद में कितनी थी स्पीड 50, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई 50। कोई भी चीज अगर चेंज होती है तभी तो हम एवरेज निकालते हैं। मान लो पहले ओवर में 5 रन बना, दूसरे ओवर में 5 रन बना, तीसरे ओवर में 5 रन बना, चौथे ओवर में 5 रन बना, छठे ओवर में 5 रन बना, 7वें ओवर में 5 रन बना, 8वें ओवर में 5 रन बना, 9वें में 5 रन बना, 10वें में 5 रन बना, तो एवरेज 5 का चेंज ही नहीं हुआ ना। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कब लगाते हैं? जब कोई वेरिएबल से चल रहा होगा तब ना। और वैसे भी एक चीज याद रखना, मैं आगे समझाऊंगा अभी तुम्हें, कोई भी चीज का जब हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी, उस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम होता है। तो मैं वेलोसिटी रखना तो वेलोसिटी का एवरेज आ जाएगा, मोमेंटम तो मोमेंटम का एवरेज आ जाएगा। अब तुम मान लो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो तुमने यहां पे रखा है स्पीड को, यहां भी रखा है स्पीड को। अब तुम कह रहे हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है, 50 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt से इंटीग्रेशन ऑफ dt कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। कब लिख सकते हैं हम कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम होगा? कब लिख सकते हैं? व्हेन इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। कब लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं? बताओ आंसर क्या होगा, बोलो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। मान लो कोई कार लगातार 50 मीटर पर सेकंड से चल रही, 50 से चल रही, 50 से चल रही, 50 से चल रही, फिर 50 से चल रही, फिर 50 से चल रही, फिर 50 से चल रही, तो उसका इंस्टेंटेनियस हर इंस्टेंट पे 50 है, तो एवरेज भी 50 आएगा। कहां फर्क पड़ता है? समझ आया कि नहीं है? बहुत आसान था क्या? हाँ। तो अब यहाँ पे एक मिनट, ये सवाल पहले नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा बाद में ले जाते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बाद, है ना? और इसको भी बाद में ले जाते हैं, सर्कुलर बात है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसका यूज कहाँ होगा वो बता देता हूँ, नहीं तो तुम लेट जाओगे सर यूज कहाँ होगा। कार ट्रेवल्स फ्रॉम कोटा टू जयपुर विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर and returns along the same path with speed 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब बताओ एवरेज स्पीड कार का कितना होगा? तो एवरेज स्पीड कार का होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। 2v1 बोलो 30, v2 बोलो 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60। सर ये डायरेक्ट कैसे लगा दिया? तो बेटा जितना डिस्टेंस
कोटा से जयपुर का होगा, जयपुर से कोटा का डिस्टेंस उतना ही होगा, मतलब डिस्टेंस इन ट्रेवल से जितना पहले जर्नी में डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही दूसरे जर्नी में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऐसा भी सवाल होता है, राम गोज टू स्कूल विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड हिज स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है बेटा, मैनेज कर लेना। राम हिंदी में बोल देता हूं, राम स्कूल गया 30 मीटर पर सेकेंड से और देखा स्कूल बंद है, तो 3 गुनी रफ्तार से घर वापस आ गया। तो एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, लेकिन ये तो महसूस करने वाली बात है कि जितना घर से स्कूल होगा स्कूल से घर उतनी डिस्टेंस पे होगी। तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 60 + 30 90, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 60 × 2/3 है ना। तो 3 से होगा ये 2 × 20 × 2 40 मीटर पर सेकेंड। फील आया कि नहीं आप बताओ। नेक्स्ट देखना, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एवरेज दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है इसका, एवरेज स्पीड कार का 200 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी डिस्टेंस को ये 200 मीटर पर सेकेंड ऑन एन एवरेज टाइम से कैलकुलेट करेगा, ठीक है, फॉर कंप्लीट जर्नी एंड इट मूव्स विथ 100 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब देखना बेटा, फॉर हाफ ऑफ द टाइम मतलब जर्नी के आधे टाइम तक, जितने भी टाइम का जर्नी हो उसके आधे टाइम तक उसकी रफ्तार है 100। देन एवरेज स्पीड इन अदर हाफ टाइम। तो एवरेज स्पीड जर्नी का नहीं, एवरेज स्पीड इन अदर हाफ टाइम क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार के चलने का एवरेज रफ्तार है 200 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे वी एवरेज, और साफ साफ कई बार लिखा है पहले आधे टाइम फिर दूसरे आधे टाइम, मतलब आधे इक्वल टाइम इंटरवल है, तो सीधा लिख सकता है v1 + v2/2। अब ध्यान से देखोगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे v1 + v2/2 लिखा है, यहाँ पे 2v1 v2 बटा v1 + v2 लिखा है। फर्क है इन दोनों में। बताइए एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v1 है 100 प्लस ये है v2/2। तो 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 100 प्लस v2, तो v2 बराबर 300 मीटर पर सेकेंड। बता मजे लूं तेरे, मजे लूं। तुम्हें तो लग रहा होगा वाह यार ये सब बहुत आसान है सर, ये तो बहुत बढ़िया चमक रहा है सर, बहुत आसान है, थोड़ी बढ़िया चीज पढ़ाओ। तो मजे लूं तेरा, बता कमेंट करके बता सर लो मजे, हम आपका मजे ले लेंगे, बताओ। मजे लूं, चल एक काम करते हैं, चलो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर पर सेकेंड if it moves with speed 100 मीटर पर सेकेंड। जैसा ये सवाल है सेम लिख रहा हूं क्या, हाँ एवरेज स्पीड 20 था, कंप्लीट जर्नी का लिखा है फॉर कंप्लीट जर्नी एंड मूव्स विथ 100 मीटर पर सेकेंड, ये भी है 200 इफ मूव्स विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट जर्नी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हाफ डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट जर्नी, देन फाइंड एवरेज स्पीड इन अदर हाफ डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस मान लो कुछ है x, उस टोटल जर्नी के लिए ट्रेन का एवरेज स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। अगर वो आधा डिस्टेंस मतलब x/2 को कवर किया है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो अगले आधे को कितने स्पीड से चलेगा, अगला आधा ही बचा ना, x/2 को कितने एवरेज स्पीड से कवर करेगा। तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का केस है। अब सवाल को स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए, है ना, और आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आपके द्वारा मतलब नहीं, मैंने आपके मजे ले लिए। कैसे देखो, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखना। 2v1 v2 बटा v1 + v2 लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड बताइए क्या है, एवरेज स्पीड है 200, लिख दिया 200। पहले आधे जर्नी के लिए कितना रफ्तार है सर 100 है, तो लिखो 2 × 100 × v2 डिवाइडेड बाई 100 + v2। अब बेटा ये 100 × 200, ये 200 तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, अब इधर ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा आपका 100 + v2 बराबर v2। तो तारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि v2 से v2 कट रहा है, तो यहाँ पे बच्चे आंसर निकाल देते हैं वैसे तो कुछ ना कुछ। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर आंसर निकालो, आपने सवाल दिया है, एक बार
और कोशिश करो क्या होगा आंसर, और इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। तो सर एक बात बताइए, अभी अभी तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है तो पॉसिबल था, अभी अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया और ये पॉसिबल भी था, अभी अभी अब ये सवाल सॉल्व कर रहे हो, कह रहे हो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप कोशिश करके सोचिए क्यों पॉसिबल नहीं है, मजा आएगा, मैं तो बता ही दूंगा। सवाल ही गलत है। सवाल में गलत क्या है, सवाल में गलत क्या है, गलत फाइंड आउट करो, सवाल में गलत क्या है। सवाल तो ऐसा ही बिल्कुल लिखा है पहले, और फॉर्मूला भी ठीक लगाया है, इक्वल टाइम इंटरवल। पहले वाले सवाल का जवाब आ गया सेम डेटा से, लेकिन दूसरे वाले सवाल का जवाब सेम डेटा से क्यों नहीं आ रहा। मजे आएंगे एकदम। चलिए, बस ट्रेवल इट्स हाफ डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी। अच्छा, टोटल जर्नी का डिस्टेंस मान लो अगर 2s है, तो आधा जर्नी का डिस्टेंस s ट्रेवल किया विथ स्पीड, आधा s ही हुआ ना, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा, रिमेनिंग डिस्टेंस s हो गया इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब बचा हुआ आधा जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया है 15 मीटर पर सेकेंड। अरे यार एंड 25 मीटर पर सेकेंड। चलो, यहां पे लिखा नहीं ने, देखो ये यहां पे गलत लिखा, इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एंड 2 इक्वल मतलब है कि बचा हुआ जो आधा डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल टाइम, मतलब मान लो कुछ टी टाइम के लिए चला, फिर कुछ टी टाइम के लिए चला है 15 मीटर पर सेकेंड से और 25 मीटर पर सेकेंड से। 2 स्पीड देना पड़ेगा ना, सूखा नशा करके टाइप कर रहा था ये एकदम। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहां पे एक स्पीड टी टाइम के लिए ये हो गया, दूसरा स्पीड टी टाइम के लिए ये हो गया। तो इस आधे जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में बांटा है, और टाइम इंटरवल जब सेम होता है तो एवरेज स्पीड होता है दोनों का सम बाई 2। तो 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 बाई 2 कितना हो जाएगा बोलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 आएगा ना बेटा, 20 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। 25 और 5 30, 30 10 40, 20 आ जाएगा। और इस डिस्टेंस का यहां से यहां का एवरेज स्पीड आ गया 20, और यहां से यहां का एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितने डिस्टेंस का एवरेज है, इसका, और वो कितने डिस्टेंस का एवरेज है, इसका। आधे का ही तो है, आधे को तो 2 इक्वल टाइम में बांटा था। तो ये 5 और ये 20 का एवरेज स्पीड अगर तुम निकालोगे पूरे जर्नी का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और यहां से आंसर निकाल सकते हो। क्यों सर, क्योंकि डिस्टेंस इंटरवल लास्ट में सेम हो गया, यहां से और यहां का डिस्टेंस इंटरवल क्या है, सेम हो गया। कर लेंगे सवाल अब अच्छे से। ट्रक मूव्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ठीक है। इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड हाफ ऑफ स्पीड v। इफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक इज 100 मीटर पर सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ v इज। कई बार सवाल में जैसे ज्यादा डेटा भी दिया होता है, और ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल वही है जो मैंने आपको सोचने के लिए बोला है। कैसे, अ ट्रक मूव्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ट्रक 50 किलोमीटर चला है। इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। पहला आधा डिस्टेंस जो भी 25 किलोमीटर का होगा, पहला आधा डिस्टेंस को 200 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है, और अगले आधे डिस्टेंस को देखिए एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v से कवर किया है। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक इज 100। टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड अगर 100 है तो बताइए सेकंड आधे डिस्टेंस तक स्पीड क्या होगा। तो बेटा v एवरेज हो जाएगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। क्यों क्यों क्यों, डिस्टेंस इंटरवल सेम होता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड बताइए कितना है, 100 इज इक्वल टू आधे डिस्टेंस तक स्पीड कितना है, यहां देखिए 200 है, और अगले आधे में स्पीड v2 है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस v2। बेटा यहां से 100 से ये 200 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो ये 4v2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 200 प्लस v2 इज इक्वल टू 4v2, ये v2 जाएगा तो 3v2, हेंस v2 इज इक्वल टू 200/3 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सर आंसर तो आ गया, हाँ आ गया, उसमें नहीं आया लेकिन, और सवाल का लैंग्वेज सब कुछ सेम है। चलिए आगे देखिए। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे भी सवाल होते हैं। मतलब ये कह रहा है बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मान लो कुछ s है, एज्यूम कर लो, दिया हुआ नहीं है, उसका 1/3 मतलब s/3, उसका 1/3 मतलब s/3। बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। In a same direction, the second 1/3 with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड 1/3 मतलब s/3 with speed 20 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट 1/3 मतलब फिर से s/3 with speed 30 मीटर पर सेकेंड।
मतलब ये कर क्या रहा है, ये डिस्टेंस इंटरवल को सेम बांट रहा है। फर्स्ट डिस्टेंस s/3, फर्स्ट डिस्टेंस इंटरवल s/3, सेकेंड डिस्टेंस s/3, थर्ड डिस्टेंस इंटरवल s/3। जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में बांटा। देखना यार, टाइम की कोई बात ही नहीं करी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उससे भी कर सकते हो, या एवरेज स्पीड आप अपने नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 3v1 v2 v3 बटा 1 2 2 3 3 1। कितना आसान है। या टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 10 और 20 कितना हो जाएगा बताओ, 200 प्लस इन दोनों का तो 30 और 20 600। सही लिख रहा हूं? नहीं, हाँ सही है, हाँ 600 सही है। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे तुम्हारा ये और ये तो 300 है ना, ये मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली आंसर निकाल के मैच कर लीजिए। और नेचुरल तरीके से कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम्स के तरीके से भी, है ना, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम के तरीके से भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। यहां पे देखिए बेटा सवाल ये, यहां पे देखिए ये क्या होगा, यहां पे देखिए सवाल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। Object is moving on a circular path with constant speed. Then find average velocity when it complete half revolution. Average velocity when it complete half revolution. मतलब मुझे नहीं पता कि इसने जर्नी कहां से स्टार्ट करी है, लेकिन जहां से भी जर्नी स्टार्ट किया है वहां से पूरा नहीं किया, जस्ट आधा रिवोल्यूशन। पूरा रिवोल्यूशन में एक चक्कर होता है, तो आधा रिवोल्यूशन में जस्ट यहां से यहां तक चला, जस्ट यहां से यहां तक चला। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड की वैल्यू भी नहीं दी है कितनी है, तो हम कुछ कांस्टेंट स्पीड v एज्यूम कर लेते हैं, है ना बेटा, कुछ ना कुछ स्पीड से तो चलेगा ना। तो ये कांस्टेंट स्पीड आपकी क्या मान लिया हमने, v मान लिया। देखिए ये कांस्टेंट स्पीड कितने से चल रहा है, v से। जब यहां चलेगा तो इसके भागने की डायरेक्शन इधर होगी। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ पे पता है कैसे करता है कि सर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, देखो सर आपने अभी अभी बताया था, ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी 2v, ये आ जाएगा। ये एकदम गलत है सर। कैसे गलत है, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट अ चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहां आता है चेंज इन वेलोसिटी, बताओ। एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब चेंज मतलब तुम, और कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप तो डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करो। नहीं बेटा, मैं डायरेक्ट सवाल को सॉल्व बढ़िया तरीके से कर देता हूं। बच्चा कल यही डाउट पूछता है कि सर ये क्यों नहीं हुआ, सर कहां से आते हैं ऐसे बच्चे, अरे तुम में से ही हैं 50-60% ऐसे एकदम। एवरेज वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी किसी दो पॉइंट के बीच में, यहां से आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी हुआ ए और बी के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। एवरेज को ना तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मतलब है, ना ही चेंज इन वेलोसिटी से मतलब है। तो सर यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप बताओ कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, उसी स्ट्रेट लाइन की लेंथ को हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात सोच के बताइए, क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले लेंथ का लंबाई 2r हो जाएगा अगर रेडियस r हुआ तो, हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 2r। अब यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा, सर बताओ टाइम कितना लगा होगा। हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो स्पीड ही पता है v। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v लिख देता हूं यहां पे, गिवन है मान लो। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। तो हमें तो टाइम पता ही नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा v 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 v। तो ये डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड भी पता है, तो हम यहां से टाइम लिख सकते हैं। तो 2r टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। यहां से यहां तक टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस πr और स्पीड हो गया v, तो ये आ जाएगा। तो सर ये r से r कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और v ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2v बटा पाई मीटर पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। एकदम ही झन्नाटेदार जोरदार जवाब है, समझ आया। नेक्स्ट ये क्यों आगे, फिर से ये कराऊंगा मैं, ये कराऊंगा, लेकिन मुझे एक सवाल कराना था। ओ हो, अच्छा यहाँ है, मुझे लगा गायब हो गया कहीं। ये जोरदार सवाल है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v
ऑन द स्क्वायर ट्रैक देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। कब? तो मोशन जब ए से बी तक हुआ है तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो उसका एवरेज स्पीड भी होगा। सर ए से सी के बीच स्पीड वी होगा, वी होगा, वी होगा। सर अपने एवरेज स्पीड सब में वी भी क्यों चिपका दिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड को अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कहाँ चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज स्पीड उसका वी होगा। ठीक है सर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? साइड लेंथ अगर एल है तो एल ही होगा। डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा, हाँ नहीं हो रहा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अब जब ए से सी के मोशन को देखेंगे तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन के लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एल एल, तो ये हो जाएगा √2l। क्या हो जाएगा बेटा? √2l। तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। एवरेज वेलोसिटी को मैं एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं लिख सकता क्योंकि ए से सी तक डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो हमने लिख दिया यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा? तो √2l। टाइम कितना लगेगा? अब हम टाइम कैसे निकालें? तो हमें ये बात पता है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली वी 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 स्पीड से चल रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पता है। कैसे? तो यहाँ इस रास्ते से चल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब उस रास्ते पे गया है ये तो जरूरी नहीं है ना, और असल में यहाँ पे गया भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये है लेकिन इस रास्ते पे थोड़ी ना चल रहा, ऑब्जेक्ट तो इधर चल रहा है। तो कितना लेंथ चला है? 2l। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2l और स्पीड कितना है v। तो यहाँ से a से c तक जाने में टाइम लगेगा 2l/v। तो टाइम आप लिख सकते हैं 2l/v। l से l कैंसिल होगा, v ऊपर चला जाएगा, और देखिए √2 से 2 कटेगा तो आंसर आ जाएगा v/√2। अरे वाह जोरदार सर। अब मैं मानूं a से c तक का, a से c तक होगा, a से d तक। तो a से d तक बेटा a है d है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। सर ऑब्जेक्ट तो असल में इधर गया बेचारा, इधर गया, इधर गया, तो डिस्टेंस 3l होगा। डिस्टेंस असल में आपके संघर्ष को बताएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? फाइनली यहाँ है और इनिशियली यहाँ था, इन दोनों के बीच का लेंथ क्या है? l। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट l डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब असल में ऑब्जेक्ट तो यहाँ से ऐसे गया है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3l और स्पीड हो गया v। तो आप लिखेंगे 3l/v। l से l कटेगा, v ऊपर चला जाएगा, तो v/3 इज योर करेक्ट आंसर। और a से a तक का आप देखेंगे तो a से a तक जब वो आप उस ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इसका 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने ट्रेवल कर दिए? 0 ट्रेवल किया। ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने ट्रेवल कर दिए? 0 ट्रेवल कर दिए। तो ये सारे हमने सवाल एवरेज वेलोसिटी वाले किए। आप चाहे तो एक सवाल मुझे और याद आ रहा है कराते कराते, जो मैं जनरली क्लास में कराता हूँ, और ये लॉन्ग टर्म कोर्स है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छे सवाल की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जर्नी शुरू करता है और उसका रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड और कांस्टेंट स्पीड से लगातार चल रहा होता है और 120 डिग्री का एंगल ट्रेवल करता है। ठीक है सर, 120 डिग्री। फिर वो 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल करता है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और रिमेनिंग एंगल ट्रेवल करता है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ये 90 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन में, और कुछ नहीं दिया, रेडियस और डिस्टेंस कुछ नहीं बताया मैंने। यहां से चला A, यहां से चला B, यहां से चला C और ये चला U। एवरेज स्पीड इन 1 रिवॉल्यूशन, एवरेज स्पीड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एक रिवॉल्यूशन में अगर डिस्टेंस r दिया मैंने, मतलब सॉरी रेडियस r दिया है, तो यहां से चल के यहां ऑब्जेक्ट पूरा घूम के आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? s सॉरी 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर। हाँ सर ये तो आसान है 2πr। अब टोटल टाइम तो यहां से यहां तक एक जर्नी हुआ है इसी स्पीड से, फिर b से c तक एक जर्नी हुआ है, फिर b से a तक एक जर्नी हुआ है, तो टाइम लिख सकते हैं आप t1 + t2 + t3। देखो बेटा, चाहे सवाल कितना भी मुश्किल हो, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के पाथ पे चल रहा हो, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। ओके सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमने कर दिया, यहां से हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पे समझिएगा 2πr हो गया। अब t1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट? तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा πr।
सरकमफ्रेंस का लेंथ। 120 डिग्री करस्पॉन्डिंग 120 डिग्री का मतलब होता है 2π/3 रेडियन। यस, π/3 हो गया तुम्हारा 60, तो 2π/3। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलो 2πr/3 और स्पीड 10। ये हो गया तुम्हारा टाइम हो गया ना, डिस्टेंस 2πr/3। सर ये डिस्टेंस हमको नहीं समझ में आया, चलो बताता हूं। डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ होता है r इंटू थीटा, तो रेडियस r और एंगल क्या हो जाएगा, तो ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत मेहनत से समझाया है, शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। तो देखो 120 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं π/180 और 60 से हाँ सही एकदम 90 डिग्री तुम्हारा हो जाएगा π/2। सर ये कितना होगा ये बताओ। तो देखो बेटा टोटल 360 होता है, हाँ, तो 360 में से आप यहाँ से 120 और 90 को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0। और 6 में से एक ले लो तो 16 और 9 और 2 7, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9, सॉरी ये हो गया तुम्हारा 9 और 2 में से 190 डिग्री होगा इसको कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 120 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 120 प्लस 90 हो जाएगा 110 डिग्री, है ना। और 360 माइनस 110 कर दो, 360 माइनस 110 सॉरी 210 डिग्री, आई एम सॉरी 210 डिग्री घटा दो, तो 210 डिग्री घटाओ तो 0 150 डिग्री आएगा। सॉरी मैंने ऐसे गलती कर दिया होगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री होगा। देख लो एक बार, देख लो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 120 प्लस 90 क्या होगा, 110। अरे यार 120 प्लस 90 210। अरे भाई 120 में 90 ऐड करोगे तो 9 2 11 210 ही होगा ना। अब 360 टोटल होता तो 360 में से 210 घटा दो, तो 210 घटाओगे तो 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, 150 डिग्री। और 150 डिग्री अब तीनों को ऐड करो तो 360 डिग्री आना चाहिए। ऐड करके देख लो एक बार, 0 0 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 5 2 यार 5 2 7 7 और 9 16, एकदम सही, एकदम सही, ठीक। तो देखो बेटा अब इसको 150 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 5π/6 रेडियन, ये कन्वर्ट कर लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो उधर π/2, तो ये हो जाएगा πr/2, स्पीड हो जाएगा तुम्हारा 20 प्लस ये हो जाएगा 5π/6 और स्पीड हो जाएगा तुम्हारा 5। लो अब यहां से इंटेलिजेंटली, एकदम इंटेलिजेंटली एक बात देखो, πr से ये πr और ये πr यहाँ होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बहुत आसानी से देख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई, ये 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 मतलब 15, 1/15 प्लस 1/60 प्लस 5 से 5 कैंसिल कर दो 1/6, तो 60 एलसीएम ले लो और यहाँ पे सॉल्व कर लो, है ना। ठीक है बेटा, तो ये तो होमवर्क देना था लेकिन मैंने कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज दिस, देन फाइंड स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, ये तुम्हारा पोजीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है, एक लाइन पे चल रहा है और कभी वो यू टर्न नहीं लेगा। सर आपको पता कैसे नहीं, आपको कैसे पता यू टर्न नहीं लेगा, बट यहाँ पे देखो ना x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5 दिया हुआ है, मतलब ये साफ साफ यहाँ पे देख के बताइए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे x बढ़ता ही जाएगा ना। यहाँ पे प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं, देखो ना टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, जैसे जैसे टाइम यहाँ पे रखते जाओगे x बढ़ता जाएगा, तो एक लाइन में डायरेक्टली बढ़ता जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगा। अब होता क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप यहां पे निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर 60 प्लस 5 का 2t प्लस 6, तो सर ये रहा वेलोसिटी। हाँ लेकिन वेलोसिटी मुझे 0 सेकंड पे चाहिए, तो 0 सेकंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, तो ये किसी t टाइम का वेलोसिटी है 2t प्लस 6। अगर आपको एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे टाइम को 0 रख दो, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे एग्जैक्टली 1 सेकेंड में वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम को 1 रखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
2 + 6 = 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम को 3 रख दोगे तो 3 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी आ जाएगा 2 × 3 + 6 6 + 6 12 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अब यहां पे देखना एक चीज मैं कराता हूं। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x = 2t - 4, सिंपल कर रहा हूं, देन फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड एंड इन 4 सेकेंड। अब बेटा ये सवाल के 2 पार्ट है, एट 4 सेकेंड एंड इन 4 सेकेंड। पहला एट 4 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड पे जैसे ही टाइम गया है उसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितने रफ्तार से भाग रहे हैं वो पूछा है। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन dx/dt। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो 2t - 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इनफैक्ट एक मिनट, कांस्टेंट स्पीड चल रहा तो मजे ही नहीं आएंगे। 2t² - 4 कर देता हूं। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो तुम्हारा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आ जाएगा। चलो यहां पे बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन मैंने ये दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? तो बेटा 2 बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 × 2t - 4 का डिफरेंस 0, तो ये हो जाएगा बेटा 4t। तो ये आया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी t टाइम का। लेकिन एग्जैक्टली आपको 4 सेकेंड पर चाहिए तो 4 × टाइम को 4 रख देंगे तो 16 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन 4 सेकेंड, तो एट 4 सेकेंड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, इन 4 सेकेंड का मतलब एवरेज। तो आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन कब? जब 4 सेकेंड होगा टाइम। तो पोजीशन बेटा 4 रखो, पोजीशन एट t = 4 सेकेंड माइनस पोजीशन एट t = 0 सेकेंड। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालेंगे, तो फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 0। बेटा इन 4 सेकेंड का मतलब होता है टोटल 4 सेकेंड में, और एट 4 सेकेंड का मतलब था इंस्टेंटेनियस। तो एट लिखा हो तो आप इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, इन लिखा हो तो आप एवरेज निकालेंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना मैंने सिखाया, कुछ नहीं करना, x के फॉर्मूले में जो x है वहां पे t को 4 रखो। मुझे पोजीशन चाहिए 4 सेकंड पे, तो ये है पोजीशन, यहां पे 4 रखूंगा तो फाइनल पोजीशन आ जाएगा। यहां पे 0 रखूंगा तो इनिशियल पोजीशन आएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। 4 रखूंगा तो 4 का होल स्क्वायर 16 × 2 32 - 4 28 और 0 रखूंगा ये 0 - 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 32/4, तो 16 आ गया आंसर। कोई बात नहीं, हो सकता है इत्तेफाक है इत्तेफाक है, जरूरी नहीं कि बराबर आ जाए। तो ये एक इत्तेफाक इसलिए बराबर आ गया, लेकिन बराबर आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा। अब है एक्सेलरेशन। तो टाइम हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है टाइम का ड्यूरेशन के चलते आप भी परेशान रहते हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन और मोशन विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस समझेंगे। और एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समझ ही लेते चलो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बहुत फर्क है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि एग्जांपल से लेता हूं, मान लो t = 0 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, या चलो रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, रेस्ट पे ऑब्जेक्ट कब? t = 0। t = 0 पे ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रेस्ट पे, और 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने देर बाद? 1 सेकेंड बाद। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली 2 सेकेंड के बाद। और फिर मैं थोड़ी देर बाद देखा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 18 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद। मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कि वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, पहले बताइए। तो ऑब्जेक्ट सर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 0, मतलब ये रेस्ट में था। इनफैक्ट 0 क्या लिखो, इसको रेस्ट ही लिख देता तो ज्यादा बढ़िया रहता, रेस्ट में था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद 2 सेकंड में देखा तो उसकी स्पीड थी 15, और 3 सेकंड के बाद देखा तो उसकी स्पीड थी 18। मतलब सर उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ रही तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, हाँ सर वेलोसिटी बढ़ रही है।
तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या एक्सेलरेशन से कभी यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से चल रहा है? नहीं, कभी भी नहीं। जैसे मान लो ये एमआर का कार है ना, ये किसका कार है? ये एमआर का कार है और ये रामलाल का कार है। ये किसका कार है भाई? रामलाल का कार है। देखो बढ़िया कार, ये एमआर का है और ये रामलाल का है। ये एमआर का है, ये रामलाल। अब एमआर के कार की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रामलाल के कार की रफ्तार है 100 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा है ये मत पूछ देना, बहुत मारूंगा। एक्सेलरेशन के डायमेंशन से भी गेस कर सकते हो। अब बताओ, हु इज मूविंग फास्टर, कार ऑफ रामलाल और कार ऑफ एमआर? हुज कार इज मूविंग फास्टर, कार ऑफ एमआर और कार ऑफ रामलाल? तो सुनना ध्यान से, कार ऑफ रामलाल, रामलाल moving faster than car of Ramlal moving faster than car of MR. कार ऑफ रामलाल इज मूविंग फास्टर देन कार ऑफ एमआर। रामलाल की कार की जो रफ्तार है वो ज्यादा है। सर आपकी एक्सेलरेशन तो 100 है, कुछ नहीं होता एक्सेलरेशन से। किस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार में भाग रहा है वो वेलोसिटी से पता चलता है। वेलोसिटी होता है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। वेलोसिटी का मतलब होता है, देखो लिखा है ना 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, इसका ये मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का क्या मतलब, देख 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है ना वो पता चलता है उसकी वेलोसिटी से, वो पता चलता है उसकी वेलोसिटी से। और सर एक्सेलरेशन से क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन से क्या पता चलता है? तो एक्सेलरेशन से पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये t इज इक्वल टू 0 पे फोटो है। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर मैं फोटो देखूं, एक्जैक्टली t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी फोटो देखो, तो वेलोसिटी का मतलब होता है कितना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। जैसे यहां से थोड़ा और समझो, देखो बेटा एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाउ fast velocity is changing is called acceleration. How fast velocity is changing is called acceleration. सिंपल, यहां पे हम एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मुझे ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से चल रहा है, बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे को लगता है कि एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट रफ्तार से ज्यादा चल रहा है। एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब उसकी वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रही, देखो बेटा समझाता हूं। फाइनल वेलोसिटी बोलो कितना है सर? 10। इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितना है? 0। टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। इंटरवल देखो ना, ये 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो 10 माइनस 0 ये आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहां से यहां तक देखो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी बोलो 15 और इनिशियल वेलोसिटी बोलो 10। मतलब इसी इंटरवल में देख रहा हूं, इनिशियल से नहीं देख रहा, यहां से 1 से 2 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा? 1। तो एक्सेलरेशन बोलो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से यहां तक देखा जाए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी देखो 18 और अब ये 15, तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ तुम्हारा 18 माइनस 15, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बस ये फील करो थोड़ा सा कि अभी एक्सेलरेशन बोलो कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी बोलो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी बोलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज होगी। तो वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो 10 मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड से डिवाइड कर दो, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन का मतलब होता है हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेलोसिटी चेंज हो रही। अभी 0 है तो 10 हो जाएगी। अभी देखो कितना है? 10 है तो
एक्सीलरेशन 5 है तो 10 में 5 ऐड हो जाएगा तो देखो 15 हो गया। या उल्टा सोचो, एक्सीलरेशन का मतलब हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो एक्सीलरेशन अगर 5 है तो जितनी भी वेलोसिटी है उसमें 5 ऐड होके फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 1 सेकंड बाद। या यूं कहूं, फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो 15 माइनस 10/1 ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मैं बच्चे को कहता हूं, 11th क्लास या ड्रॉपर बच्चे को, किसी को भी, नीट वाले बच्चे को, बायोलॉजी वाले बच्चे को, या जेई वाले बच्चे, किसी बच्चे को, कि क्या ऐसा हो सकता है कि लगातार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी और एक्सीलरेशन घट रहा होगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही और एक्सीलरेशन घट रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम्हें लग रहा होगा सर ऐसे कैसे हो जाएगा, यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। ये दोनों अलग चीज है। मैं एक बात बोलूंगा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा लेकिन एकदम चमकेगा। There is no relation, there is no relation between instantaneous velocity and instantaneous acceleration। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन ही नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, एकदम गलत पढ़ा रहे हो। मैं ऐसा लिख देता हूं ना, जब मैं कोटा में पढ़ाता था मैं स्टेटमेंट ऐसा लिख देता था, ऐसे ही मैं वेलोसिटी को लिख रहा, हाउ फास्ट एंड वेयर इज वेलोसिटी, मतलब मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन, और मैं लिखता हूं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। बच्चा डाउट पूछने काउंटर पे जाता है, काउंटर में 50 मास्टर बैठे हो, सब बोले मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। कोटा में क्या होता है कि डाउट बताने वाले टीचर अलग होते हैं ना, तो हम क्लास में पढ़ाते थे। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने डाउट कभी नहीं बताया, मैंने भी जर्नी की शुरुआत डाउट बताने से शुरू किया था। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं वो ट्रेडिशन बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, डाउट काउंटर लगता है। सुबह वाले बच्चे शाम को डाउट पूछेंगे, शाम वाले बच्चे सुबह में डाउट पूछेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्लास में लिखवा देता था कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब बच्चा जाता था, और ऐसा नहीं कि 2-4 मास्टर होते थे डाउट में, 50-50 मास्टर होते थे डाउट में। अब बच्चा एक मास्टर के पास जा रहा, वो बोला नहीं सर ने कुछ गलत लिखवा दिया, फिर दूसरे मास्टर को सर ने कुछ गलत लिखवा दिया। हालांकि बच्चा बता नहीं पाता था कि मैंने क्या समझाया था। अगर ये बता दे तो टीचर समझा दे उसको, फिर टीचर मेरे पास आता था, सर ये क्या लिखा है आपने, हाई हमको गलत लग रहा। वाह, गलत नहीं है, एकदम सही है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, मैं बताता हूं, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, छोटा चेंज इन वेलोसिटी बहुत छोटे से टाइम में वो हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बताओ बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, बहुत वेलोसिटी में छोटा चेंज डिवाइडेड बाय छोटा टाइम टेकन, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस हो गया। और एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, ऑब्वियसली बात है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होगा तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन, ये होगा तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन ना। 2 बार लिख दे तो ये मिटा देता हूँ, ताकि ना कभी कभी मैं तेज लिख रहा हूँ तो राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, तो मैनेज कर लिया बेटा, कर लिया कर। तो किसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच रिलेशन नहीं है, रिलेशन है लेकिन किसके बीच है, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। असल में एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी नहीं होता, एक्सीलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। कितने एकदम गर्दा तरीके से समझा है। अब देखो, अभी वेलोसिटी 0 थी, 10 हो गई, मतलब वेलोसिटी में 10 का चेंज आया 1 सेकंड में, तो एक्सीलरेशन है 10। अब वेलोसिटी पहले के कंपेयर में कम चेंज हुआ है, पहले 0 से 10 हुआ बड़ा चेंज, फिर 10 से 15 हुआ, 5 ही का चेंज हुआ, टाइम उतना ही लिया, तो एक्सीलरेशन 5 हो गया। अब 15 से 18 तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, सिर्फ 3, और टाइम 1 लिया, मतलब देखो एक्सीलरेशन कितना, 3। एक्सीलरेशन का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब ऐसे समझो, एक केस समझना बहुत जबरदस्त। मान लो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे 500 मीटर पर सेकंड, एकदम फील आएगा तुम्हें, एकदम गर्दा फील आएगा देखना। और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 502 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई 504 मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम बता देता हूं, टाइम है 0 सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड। अब सोच के बताओ कि यहां पे एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से यहां के बीच में निकाल रहा हूं, जब भी मैं एवरेज पूछूंगा तो किसी इंटरवल के बीच होगा वो इंटरवल ये भी तुम ले सकते हो, तो इसे इंटरवल का आएगा, ये इंटरवल लोगे तो इसे इंटरवल का आएगा, यहां से यहां तक लोगे तो ये इंटरवल का आएगा। तो बताओ यहां पे एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा 502 माइनस 500, मतलब सिर्फ 2 आया चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम 1, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख वेलोसिटी कितना है 500,
और एसिलेशन कितना, 2, एकदम छोटू सा। यहां से अभी देखोगे तो उतना ही आएगा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था t इज इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पर सेकेंड से, और एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाले के कंपेयर में रफ्तार किसका ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे ज्यादा? रफ्तार मतलब हाउ फास्ट, ऊपर वाले का। यहां पे एक्सीलरेशन देखोगे तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। 15 माइनस 2 बताओ कितना होगा? 15 माइनस 2, 2 मीटर पर सेकंड लिखा है मैंने, तो 15 माइनस 2 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पे देखोगे, इसको 28 ले लेता हूं मैं, ऐसे ही एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं बस। 28 लेता हूं तो 28 माइनस 15 बताओ कितना होगा? 13। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन बोलो कितना है? 13। यहाँ पे कितना है? 2। किसमें एक्सीलरेशन ज्यादा? इसमें। लेकिन ऑब्जेक्ट ज्यादा रफ्तार कहाँ है? ऊपर। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कहाँ रिलेशन है? असल में रिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सीलरेशन में कोई रिलेशन नहीं है। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है वेलोसिटी आगे एक्सीलरेशन पीछे, वेलोसिटी आगे एक्सीलरेशन ऊपर, कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज जरूर होगी। अगर सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही, यहां पे चलो एक केस और ले लो, मान लो यार वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही लाइन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, अभी भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अब यार सोच के बताओ, अगर ये लगातार 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? सर इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी 0, इसलिए एक्सीलरेशन 0। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ यहां पे किसकी रफ्तार, कार की रफ्तार ज्यादा है? इस एग्जैक्टली यहां पे तो कार ऑफ रामलाल मूविंग फास्टर देन कार ऑफ एमआर। अब मैं यहां पे अगर आऊं, मैं बेटा क्यों समझा रहा हूं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी? क्योंकि पूरे फिजिक्स का यही बेस है और यही से बच्चा गोल हो जाता है। तो उसको फिजिक्स क्या समझ आएगा? डैश डैश डैश, वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश। तो तुम वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश रह जाते हो इसी वजह से, क्योंकि तुमको एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एक ही लगता है, स्पीड वेलोसिटी सेम लगता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम लगता है। तो फिजिक्स कैसे सीखोगे यार? और तुम एक बार मैकेनिक्स सीख लो ना, बस तुम्हें पूरी फिजिक्स बहुत कम एफर्ट्स लगा के सीख जाओगे। अच्छा यो बात है। हाँ, और समय लगेगा सीखने में। अगर मैं एक्सीलरेशन का सुन, तूने जहां भी पढ़ा होगा, किताब में पढ़, कहीं कोचिंग में पढ़, मैं बताता हूं, कोटा के 50 टीचर के नोट्स में तुम्हें दे दूंगा। एक्सीलरेशन 4 लाइन में समझाते हैं। चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला, और दूसरे पेज पे सवाल। मैं पागल नहीं हूं भाई, मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं पढ़ाना शुरू किया तो तब तक मुझे एवरेज वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक ही जैसा लगता था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसा लगता। तो समय लगता है सीखने में। अभी तो एकदम जोरदार चीज समझाने वाला हूं, थोड़ा समझना। अब बताओ एमआर के कार की रफ्तार, तो देखो एक्सीलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी बदलेगी। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी नहीं होता। कई बार बच्चे लिखते हैं एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, गोली मार दूंगा ऐसे बच्चों को मैं। अगर तुमने लिख दिया ना एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, तो गोली मार दूंगा, अभी तुरंत गोली मार दूंगा। एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो जितनी एक्सीलरेशन उतनी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये होगा इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा? इतना बढ़ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा 102 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मान लो 100 ही है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा है। तो एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 102, ठीक है, 102 मीटर पर सेकंड। एक्जैक्टली 1 सेकंड बाद बोला है। एक्सीलरेशन कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्जैक्टली 2 सेकंड पे मैं देखूं तो यहां पे एमआर के कार की रफ्तार, कार छोटी होती जा रही क्या? एमआर की कार की रफ्तार कितनी होगी? तो 100 ऐड कर दो और तो 202 हो जाएगी। और यहां पे रामलाल की कार की रफ्तार कितनी होगी? 104 होगी। अब बताओ कौन ज्यादा तेज चल रहा है? एमआर तो उड़ रहा है। फाइनली कौन ज्यादा तेज चल रहा है? एमआर। अच्छा एक और बात बताता हूं, क्या तुमने वो वीडियो देखा है? कौन सा वाला सा वीडियो जिसमें वो चला जाता है, पैराग्लाइडिंग क्या होता है, वो पैराशूट पे चला जाता है और वहाँ से नीचे गिरता है और कहता है कि ये मेरी गलती हो गई, मैं डैश हूँ, मैं ऐसी डैश गलती कभी नहीं करूँगा, मैं डैश 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 हूँ, मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। याद आया वही जो बहुत वायरल हुआ था आज से 2-3 साल पहले कभी। तो उसको किस बात से दिक्कत हो रही थी? एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन इंसान फील करता है, क्योंकि वेलोसिटी जब चेंज होती है ना इंसान की तो फील आता है, वेलोसिटी फील नहीं होता। और इसका एग्जांपल मैं जोरदार बताता हूं, तुम्हें एकदम फील आएगा। देखो क्या तुमने ऐसे वाले झूले पे झूला है? कैसे वाले झूले से? ऐसा वाला एक झूला होता है जो ऐसे चलता है, टिक टिका टिक 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 टिक। अगर ऐसे वाले झूले में बैठा होगा
तो ध्यान से सुनना, एक जोरदार चीज बता रहा हूं मैं। तुमने थोड़ा बहुत एसएचएम भी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, जब ये झूला मिड पोजीशन पे पास कर रहा होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। हाँ सर। और जब एक्सट्रीम पे होता है तो झूले का वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन अचानक से दिल कब धड़कता है? सर दिल धड़कता है मतलब? दिल धड़कता है मतलब झूले पे जाओगे तब पता चलेगा। अगर तुमने ऐसे वाले झूले पे झूला है तो बताओ दिल कब ज्यादा जोर से धड़कता है एकदम, ए पे कि बी पे? अचानक से बी पे लगता है कि हार्ट फेल कर गया, ए पे कि बी पे? सोच के बताओ, पहले तुम ही बताओ कब ऐसा लगता है कि मर गया मैं, मतलब हार्ट फेल कर गया, मैं डैश हूं इसलिए मैं झूले पे बैठा। उस आदमी को तो लगा था मैं डैश हूं इसलिए पैराशूट में आया, तुम्हें लगेगा कि मैं डैश हूं इसलिए झूले पे आया। तू चले जाना एक बार, और फिर तेरे मन में यही ख्याल आएगा, झूले पे जाके बैठेगा और झूले वाला जब मोटर करेगा तो तुम्हें लगेगा डैश। और सुन, तू जब यहां पे बैठेगा तो जो मोटर चला रहा होता है नीचे उसको गाली देगा, अरे बंद कर रहे, स्पीड कम करो, स्पीड कम कर। और जैसे तू चिल्लाएगा वो और स्पीड बढ़ा देगा। अब तुम्हें लगेगा कि तू और बड़ा वाला डैश है इसलिए तू यहां पे आया। अब यहां पे वेलोसिटी तो 0 होती है, तो अचानक से क्यों दिल धड़कता है? बहुत तेज यहां धड़कता है या नहीं धड़कता? यहां तो तुम बहुत आसानी से बहुत प्यार से जाएगा, और जैसे ही बहुत क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो एसएचएम भी देखा होगा तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और यहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो असल में जितना ज्यादा एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम होगा। चेंज, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है। एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन आया कि नहीं आया बता, फील कर। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज कम होती है। भाई साहब गर्दा गर्दा हो गया एकदम, फील कर। मुझे पढ़ा के मजे आ रहे हैं। देख यहां पे रफ्तार बहुत ज्यादा है लेकिन रफ्तार में बहुत कम चेंज होती है। मीन पोजीशन पे फोर्स नहीं लगता। एसएचएम वाला कंडीशन हो गया। ये झूले पे बैठोगे तो तुम बैठ के देख लेना कभी झूले पे, तुम यहां पे आओगे ना तो ना आराम से ओ फीलिंग कूल, और जैसे तुम इधर जाओगे फीलिंग कूल, और जैसे तुम इधर जाओगे मजा आ जाएंगे एकदम, अचानक से लगेगा। तो यहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम। हाँ, यहां पे वेलोसिटी 0 है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है एसएचएम वाले केस में। फील आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बताओ, मतलब तुम्हें ये तो फील आया कि नहीं आया कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलग होता है। किसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है वो वेलोसिटी बताता है, और एक्सीलरेशन बताता है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। कि ये सारी चीजें आपको यहां से थोड़ी बहुत फील आई। अब यहां पे मैं आपको आगे ले चलता हूं, एक्सीलरेशन में आगे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि मेनली हम लोग 2 तरह का एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं। एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन बेटा सिंपल एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एवरेज का मतलब है कि तुम भले ही बीच में तुम क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं। फाइनल वेलोसिटी जितने भी टाइम इंटरवल में पूछ रहे हो उसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन। और जो बेटा एवरेज, चाहे कुछ भी चीज तुम डिफाइन करो उसको तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। एवरेज मतलब इंटीग्रेशन ऑफ उसी का विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। ये मैं समझा दूंगा विथ टाइम, चिंता मत करो। अच्छा सर, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है बहुत छोटा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय छोटा टाइम टेकन। मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सर एक बात बताओ, v को तुम dx बाई dt लिख सकते हैं? हाँ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं d बाई डी टी और v को मैं लिख देता हूं dx बाई डी टी, तो सर ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया क्या? हाँ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड सो कॉल्ड एक्सीलरेशन। अरे भाई, x के डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी बना, और वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे मतलब x को 2 बार कर दिया, वही तो बात है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और होता है। कौन सा फॉर्मूला सर? d बाई डी टी। अब यहां पे मैं dv बाई डी टी रहने देता हूं, इसमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देता हूं। एक्स्ट्रा dx से मल्टीप्लाई और dx से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं इस dx को उठा के पीछे ले जाता हूं और dt को आगे रख देता हूं, बस इतना, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस dx को पीछे ले गया तो ये बनेगा dv बाई dx,
और इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी टी पीछे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी वी बाई डी एक्स क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है। हाँ, ये तो होता है वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डी एक्स बाई डी टी, वी इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, अब एक सजेशन मेरा मान लेना, बस एक छोटा सा सजेशन। क्या है सर बताओ? एक सजेशन ये है कि आपको पता है, अभी कुछ नहीं होगा, स्लाइड पीछे ही जा रहा है लगातार। अच्छा, खत्म ही है। एक छोटा सा सजेशन मेरा मान लेना प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर जब तुम देखोगे तो स्पीड डबल करके या 1.5 करके ये एक्सीलरेशन वाला पूरा डिस्कशन यहां से कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर देखना। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चाहे एक्सीलरेशन आपको कितना भी फील आया होगा, मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं एक बात, छोटा सा कान में कह रहा हूं, ध्यान से सुन ले। एक्सीलरेशन ना अभी मैंने सिर्फ 30-40% पढ़ाया है, मतलब ये एक्सीलरेशन अभी नहीं हुआ ना, सिर्फ 30-40% एक्सीलरेशन पढ़ाया है। फिजिकली भी 30-40% समझाया है। जब 30-40% इतना विजुअलाइजेशन है तो सोच अभी 60% में और क्या मैं कराऊंगा। अभी एक्सीलरेशन तू जानता ही नहीं कुछ। सर इतने मुश्किल से तो अभी थोड़ा बहुत समझ आने लगा था। नहीं, कुछ नहीं जानता। अभी मैं एक्सीलरेशन पढ़ाऊंगा। अब सुन एक बात समझना, क्या वर्क एनर्जी पावर में एक्सीलरेशन आता है? हाँ। लॉज ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन आता है? हाँ। क्या रोटेशन में एक्सीलरेशन आता है? हाँ। ग्रेविटेशन में आता है? हाँ। फ्लूइड में आता है? हाँ। एसएचएम में आता है? हाँ। वेव में आता है? हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है? हाँ। तो बेटा हाथ जोड़ लो, थोड़ा सा समय दे दो। हर चैप्टर में जो चीज़ आता है उसको थोड़ा सा समय दे के पढ़ना। एक दिन में तुम्हें डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, लेकिन मैं एक दिन में पीएचडी जरूर करा दूंगा तुम्हें, देख। तो मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूं, बस जब भी नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करोगे, नेक्स्ट क्लास मेरा जो भी होगा, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं तो मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा, सोच ले, है ना। तो तू यहाँ से शुरू कर लेना, नहीं तो मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो तू यहाँ से शुरू करना, पहले ये पढ़ लेना पूरा, फिर ये समझ लेना, फिर ये समझ लेना, दोबारा से ये समझ लेना, ये समझ लेना, और फिर मैं एक्सीलरेशन कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी 60% एक्सीलरेशन में पढ़ाऊंगा, तब जाके मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 60% अभी एक्सीलरेशन का फील देना बाकी रह गया है। एक्सीलरेशन इतना आसान नहीं है। घबराओ मत, 100% फील दिला दूंगा। सुनो, असल में तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं होता था? क्योंकि मास्टर सिर्फ एक्सीलरेशन लिख के चला जाता था। मैं एक्सीलरेशन समझा रहा हूं तुम्हें। अब मैंने समझाने के बाद अगर थोड़ा भी बुद्धि होगा ना, तो दुनिया में कोई ऐसे सवाल ही नहीं होंगे एक्सीलरेशन का जो तुमसे खुद ना हो, क्योंकि मुझे पता है सवाल में क्या पूछना चाहता है। एक्सीलरेशन की हर एक छोटे छोटे पहलू हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।